नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम संपूर्ण रिवीजन के लिए एक क्लास लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है कितने %? तो 8%। देखिए, वन लाइनर के माध्यम से बिना 1 सेकंड भी रुके हुए हम टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन अनुकूलन पाया जाता है तो किस प्रकार पाया जाता है? मरुद्भिद पौधों में पाया जाता है। अगला देखेंगे, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज और लहसुन में गंध का कारण होता है पोटेशियम। एलपीजी का अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो आपके सिलेंडरों में भरी होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। और उनमें जो गंध आती है उस गंध का कारण होता है मरकप्टैन। तो आपके एलपीजी में गंध का कारण क्या होता है? मरकप्टैन। और प्याज और लहसुन में गंध किस कारण आती है? पोटेशियम के कारण। दाब का मात्रक क्या है? तो बैरोमीटर। देखिए, दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है और यह मापा किस में जाता है? तो बैरोमीटर में। कार्य का मात्रक जूल है, वहीं बल का मात्रक न्यूटन। दूरी का पारसेक, यानी कि सबसे बड़ी अगर हमें दूरी मापनी हो तो हम पारसेक की इकाई का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो एम्पियर में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है और ताप का मात्रक केल्विन है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का जूल, बल का न्यूटन, दूरी का पारसेक या प्रकाश वर्ष। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो एम्पियर में। ज्योति तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडिला में। ताप केल्विन में। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉप्शन में। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध से मक्खन निकालना कपड़े सुखाने की मशीन किस बल पर आधारित है? जो हम दूध से मक्खन निकालते हैं और जो कपड़े सुखाने वाली मशीन है वह किस बल पर कार्य करती है? तो वह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। देखिए, चीज़ को याद रखेंगे कि अपकेंद्रीय बल। और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना यह किस पर आधारित है? तो अभिकेंद्रीय बल। दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा। जब हम किसी चीज़ के साथ संलग्न है तो वो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। कुएं की जो दीवार होती है उसमें चिपक कर या दीवार पर बराबर जो है आपकी मोटरसाइकिल चलती रहती है, तो याद रखेंगे अभिकेंद्रीय बल। और कपड़े सुखाने की मशीन बीच में तो घूमती है लेकिन कपड़े क्या होते हैं? उसके आसपास घूमते हैं, तो ये अपकेंद्रीय। अगला देखेंगे, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकली है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा निकली है। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, अंत समय में वही प्रश्न दे रही हूँ जो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप बिल्कुल भी बिना स्किप किए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर इसे देखिएगा। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, लॉ ऑफ थर्ड न्यूटन, इसे जाना जाता है तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से। और इसमें जैसे उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा तो बंदूक से गोली निकलना, ये किसका उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया का। अगला देखेंगे, किस बल के कारण वस्तुएं बर्फ का टुकड़ा आपस में चिपकती हैं? जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस बल के कारण दो वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं, या बर्फ के टुकड़े को अगर आपस में बहुत तेजी से घिसा जाए, दबाया जाए, तो वह किस बल के कारण आपस में चिपक जाता है? तो आसंजक बल के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर दिखाई पड़ता है? तो जब बर्फ का टुकड़ा पानी में डालने पर तैरता है तो उसका 1/10वां हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। पानी का अधिकतम ताप कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर में। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है। दूध में शुद्धता किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर में। और दूध से दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया जो है उत्तरदायी होते हैं? तो आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। थकान का कारण अनुभव होता है, तो जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टोज नामक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होने लगता है। आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में। और आपेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर में। देखिए, वायुमंडल में जो आपका घनत्व है वह हाइड्रोमीटर में और वहीं पर आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। अगला देख लेंगे, फलों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। डिब्बाबंदी खाद्य पदार्थ के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग
करते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है और कैडमियम की अधिकता से इटाई। नाइट्रेट की अधिकता से पूछा जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसे मिथेलोग्लाइकोमिनिया भी कहा जाता है। दांतों का पीलापन किस कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण दांतों में पीलापन हो जाता है। पीले फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो जल में। और कृत्रिम श्वास के लिए सिलेंडरों में कौन सी गैस मिश्रित होती है? तो जो आपके ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर अस्पतालों में उपयोग किए जाते हैं, इनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रित रूप में भरी होती है। अगला देखेंगे, आपके जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी होती है और आपके गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोजियम। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। और अगर आपसे रेड यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का पूछा जाए तो ये लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में, और एक एटीपी आपके 38 ऊर्जा मुक्त करता है। न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है? तो डीएनए का बहुलक है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो विलियम वेंटिक ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मनुष्य के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच मान है वह 7.4 होता है। सर्वदाता O- होता है। सर्वग्राही A+ होता है। जो आपके रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल एंड स्टीनर। देखिए, इस चीज़ का याद रखेंगे, रक्त समूह की खोज पूछी जाए तो कार्ल एंड स्टीनर, और अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की पूछी जाए तो विलियम हार्वे। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? तो इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन और थाइमिन। देखिए, अभी हम फटाफट से विटामिन से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, तो फटाफट से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है? तो विटामिन के का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका सर्वाधिक अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपकी नारंगी, गाजर या गोल्डन राइस। विटामिन B1, इसमें बेरी रोग हो जाता है, इसका जो नाम है इसे कहते हैं थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है इसकी कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इससे घेंगा रोग हो जाता है या आपके सूखा रोग भी हो जाता है। टोकोफेरॉल क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल, इससे बांझपन रोग हो जाता है। और विटामिन के का जो नाम है वह है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। देखिए, इन जो आपके विटामिन B2, 3, 5, 11 इनके जो है नाम ही पूछे जाते हैं कि इनके रासायनिक नाम क्या हैं। जैसे विटामिन B2 तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक कहते हैं, और इसकी कमी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, पेलाग्रा जो रोग है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से। B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, और B11 का जो रासायनिक नाम है वह फॉलिक एसिड, और B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। मृग मरीचिका प्रकाश किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें याद रखेंगे, जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत। ये सभी कैसे हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हैं। सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग में होता है? तो बैगनी में। न्यूनतम किस में होता है? तो लाल रंग में। बूंदों का गोल होना किसके कारण संभव है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण ही बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही आपके जो गर्म सूप है वह स्वादिष्ट लगता है और ठंडे होने पर वह स्वाद रहित लगता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? वर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन के पाचन हेतु आमाशय में कौन सा तत्व या अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यह किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन के पेप्सिन का पाचन करता है। चींटियों, बिच्छू में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह है आपका फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए, हम करंट के उन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं जो छपना बिल्कुल तय है। यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हैं। COP 26 की बैठक 2022 में कहाँ की गई? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। COP 27 कहाँ पर की जाएगी 2023 में? तो स्पेन मैड्रिड में।
17वें G20 शिखर सम्मेलन का 2022 में आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। और 18वें G20 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के नई दिल्ली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखेंगे 22वें SCO संघाई सहयोग संगठन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और 2023 में किया जाएगा भारत में। 48वें G7 का जो आयोजन है वह जर्मनी में किया गया और 2023 में किया जाएगा जापान में। नाटो का जो आपके सम्मेलन है यह किया गया मैड्रिड स्पेन में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो कुल 30 इसके सदस्य देश हैं। 2022 में बैठक मैड्रिड स्पेन में होती है और 2023 में इसकी बैठक लिथुआनिया में होगी। 22वें कॉमनवेल्थ गेम अभी अभी हाल ही में हुए हैं। इनसे संबंधित कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो आप डिटेलिंग वीडियो पीछे के जितने भी वीडियो पढ़े हैं उनमें से किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे खेल संबंधी महत्वपूर्ण पुरस्कार, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेलिंग से मिल जाएगी। तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुए हैं इंग्लैंड में। और 26 में कहाँ होंगे? तो 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो वेस्ट इंडीज में। और ICC महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूजीलैंड में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो हॉकी का वर्ल्ड कप सन 2023 में भारत के उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 75वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। और थॉमस कप जिसका संबंध बैडमिंटन से है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। यह कप आपका भारत ने जीत लिया है, 14 बार विजेता रही इंडोनेशिया टीम को हरा करके। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन रहे हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेलग्रेड में किया गया है। और फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कतर दोहा में। और 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका में। अब आप उन चीज़ों को देख लीजिए जिनका आयोजन भारत में हुआ है या होने वाला है। जैसे आप याद रखेंगे कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और किस शहर में? तो नई दिल्ली में। SCO 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला देखेंगे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत के उड़ीसा में होगा। अभी हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके बाद हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार। एक साथ सिर्फ 3 मिनट में हम सारे पुरस्कार आपको रिवाइज करवाएंगे। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। 15 में लिंग जाति धर्म में समानता का वर्णन किया गया है। 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में वाक् यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इतनी सुपरफास्ट तरीके से आपको अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिवीजन नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। और किस भाग में इनका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। उसी के अंतर्गत आप क्या आते हैं? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की संज्ञा दी गई है और इसे BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और इनमें आपके जो क्या है ग्राम पंचायतें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है और इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह गोवा है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की व्यवस्था है? तो भारत में जो आपकी अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित कृषि आपकी कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाएगा तो उसमें पूंजीवादी भी होगी और सहकारी भी होगी। और अगर मिश्रित कृषि पूछा जाएगा तो मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कि फसल के साथ साथ पशुपालन भी करना। अगला देखेंगे अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। उस समय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लेकर के जोड़ा गया। तब इनकी संख्या कुल 10 थी। 86वां संविधान संशोधन करके इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, जिसमें आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति हाल ही में नवीनतम राष्ट्रपति कौन नियुक्त की गई है, तो द्रौपदी मुर्मू, जिनका समुदाय कौन सा है, तो आदिवासी समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पद यानी कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार महाभियोग लगाया जाएगा, इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सुझाव देगी, जिसका मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है और अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा की बात कही गई है। अनुच्छेद 79 में संसद का जो कथन बताया गया है उसमें कहा गया है कि संसद का निर्माण 3 अंगों से होगा, जिसमें होंगी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य निर्वाचित हैं, तो 245। इसके साथ याद रखेंगे कि राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक जो आपके वर्ष में 2/3 सदस्य आपके अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। यह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। वर्तमान में कितने इसमें निर्वाचित हैं, तो वर्तमान में इसमें कुल 545 सदस्य निर्वाचित हैं। और लोकसभा में आपके जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के, उनका पद अब समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखेंगे अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। आपके संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, वरन उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। अगला देखेंगे 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लगा सकता है और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन की बात को कहा गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो आपकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों के विधानमंडल का गठन किया गया है और अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो देखिए 168 में क्या होगा, विधानमंडल, 70 में विधानसभा और 71 में विधान परिषद। अगला देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जो आपका सदस्य संख्या है वह है 80 और राज्यसभा में है 31। वहीं विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वह कुल है 403 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। 243B में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। 243
243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन और 243 क्यों में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति एक विधिक अधिकार है, इस चीज को शामिल किया गया है। थोड़ा सा एक सेकंड रुक करके समझ लेंगे कि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, इसके पूर्व मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है और निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपके राजीव कुमार। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति की बात कही गई है। अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति और अनुच्छेद 338B में पिछड़े वर्ग की बात को कहा गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात लगाया जा सकता है जब किसी भी प्रकार से राष्ट्र पर आपत्ति या बाह्य आक्रमण की स्थिति बन रही हो। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है, जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के हेतु निर्देशन दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, जिसमें आपके प्रथम वित्तीय आयोग कौन थे तो केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है तो एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आपके जितने भी संविधान से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्कस कर लिया गया है। इसके साथ अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है तो गीतांजलि श्री। इन्हें रेत की समाधि के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है, इनकी रचना महावली के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है, इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है और विश्व खाद्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिंथिया को। लता दीनानाथ पुरस्कार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए और अंग्रेजी भाषा में दिया गया है नमिता गोखले को। गणित का रामानुजम पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन में जो विजेता है वह भारत रहा है, 14 बार विजेता रहे इंडोनेशिया टीम को हरा करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने की प्रबल संभावना है। उबेर कप जो कि महिला बैडमिंटन से संबंधित है, उसमें दक्षिण कोरिया विजेता रहा है चीन को हरा करके। सैयद मोदी और स्विस बैडमिंटन सिंगापुर बैडमिंटन यानी कि सैयद मोदी आपके जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है, स्विस बैडमिंटन चैंपियनशिप है और सिंगापुर बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इन तीनों ही बैडमिंटन पुरस्कारों में पीवी सिंधु फर्स्ट आने वाली है। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है और विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है चारुदत्त मिश्रा को। इसका संबंध पर्यावरण से होता है। T+2 अवार्ड किसको दिया गया है तो T+2 अवार्ड यानी कि बाघों की संख्या को सीमित समय में 2 गुना करने के लिए अवार्ड दिया जाता है और यह दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे दिया गया है तो विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्था के रूप में गुजरात को प्रदान किया गया है। प्रितिजर अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। रॉयल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। अगला देखेंगे एबल पुरस्कार जिसका संबंध गणित से है, इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये किसे प्रदान किया गया है तो डेनिस सुलेविन को। आईसीसी क्रिकेट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। और आपके नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है शिंजो अबे को। लिबर्टी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है जेलेंस्की को और यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है एंजेला मर्केल को। राष्ट्रमंडल में महिला क्रिकेट आपके जो खेल आयोजित किए गए इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है भारत। राष्ट्रीय जो खेल हुए आपके ये राष्ट्रमंडल खेल, इसमें महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार प्रतिभागिता की थी जिसमें यह रजत पदक के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है। आईपीएल 2022 के विजेता रहा है गुजरात और उप विजेता रहा है राजस्थान। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में कौन विजेता रहा है तो ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा है इंग्लैंड। इसका आयोजन कहाँ किया गया था न्यूजीलैंड में। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में कौन विजेता रहा है तो इंडिया और उप विजेता कौन रहा है इंग्लैंड। देखिए आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप यदि पूछा जाएगा तो उसमें इंडिया विजेता रहा है और इंग्लैंड आपका उप विजेता रहा है।
पुरुष हॉकी एशिया कप में कौन विजेता रहा है? दक्षिण कोरिया। मलेशिया उप विजेता है। और वहीं महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो जापान विजेता है और दक्षिण कोरिया उप विजेता है। और पुरुष हॉकी और महिला हॉकी इन दोनों ही खेलों में भारत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं राफेल नडाल। महिला में रही है एश्ले बार्टी, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रेंच ओपन में विजेता रहे हैं राफेल नडाल और विजेता रही जो महिला हैं वह है इगा स्विएटेक, इनका संबंध पोलैंड से है। विंबलडन ओपन में विजेता रहे नोवाक जोकोविच और महिला में रही है रायबेकिना, इनका संबंध कजाकिस्तान से है। यूएस ओपन में विजेता रहे कार्लोस अल्कराज और महिला में रही है इगा स्विएटेक। अगला देखेंगे संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इसमें केरल विजेता रहा है पश्चिम बंगाल को हराकर। और रणजी ट्रॉफी, इसका संबंध क्रिकेट से है, जिसमें मध्य प्रदेश विजेता रहा है लगातार विजेता रहने वाली मुंबई टीम को हरा करके। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता रहे हैं हरियाणा। इनका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जैन यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन इंग्लैंड ओपन में आपके जो विजेता रहे हैं वह विक्टर एक्सेल्सन रहे हैं, यानी कि आपके इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में यदि विजेता पूछा जाएगा तो इंग्लैंड वाले में रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। और वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो वह रहे हैं लक्ष्य सेन। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंडरसन को। और एंडरसन गोल्ड पाते हैं और इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है नीरज जी को। अगला देखेंगे एशिया T20 कप का विजेता कौन रहा है? तो एशिया T20 का विजेता है श्रीलंका, पाकिस्तान को हरा करके। 94 ऑस्कर अवार्ड में फिल्म कौन सी रही है? तो बेस्ट फिल्म रही है कोड़ा। बेस्ट अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ और अगर अभिनेत्री पूछ ली जाए तो जेसिका चेस्टन। दादा साहब फाल्के में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया पुष्पा को। अभिनेता रणवीर सिंह। और बेस्ट फिल्म रही है शेरशाह। और यदि बेस्ट अभिनेत्री पूछ ली जाए तो आपकी हो जाएंगी कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया मुंबई और हैदराबाद को। मिस वर्ल्ड 2022 है कैरोलिना। मिस यूनिवर्स 2022 है हरनाज सिंधु। पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया। प्रभा अन्य, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह को। जनरल विपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक जो आपके विद्यालय है उसकी भी स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष कुल 12 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार 17 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके देवेंद्र झांझरिया, क्योंकि यह पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध किससे खेल से है? तो भाला फेंक से। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। अगला देखेंगे पद्मश्री अवार्ड कुल 107 लोगों को दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अवनी लेखरा और नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को? 4 लोगों को। पद्म भूषण 17 लोगों को। पद्मश्री 107 लोगों को। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन तीनों ही संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो कुल पद्म पुरस्कार आपके कितने लोगों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राज्य प्रथम स्थान पर जो रहा है वह है उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर रहा है राजस्थान। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया रेसा और दामित्री मुरादेव को। साहित्य का दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अर्थशास्त्र में जोशुआ डी गुइडो और डेविड कार्ड को दिया गया। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया? तो मैक्स वेस्टापन को। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया PR थर्जेस को। इनका संबंध हॉकी के गोलकीपर से। इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो विक्टर एक्सेल्सन को। देखिए सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपके सिलेबस में एक टॉपिक अलग से दिया गया है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ अंतिम समय में आपके लिए अमृत वर्षा हो रही है, जो इसे छोड़ेगा वह बहुत ही पछताएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और पेपर देने से पहले, हॉल में जाने से पहले भी एक बार इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कलकत्ता में की और हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने 1938 में की थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह इंडियन स्ट्रगल, और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। हाल ही में आपके राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, जहां पर आपके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं और आप इन्हें बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अगला देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई
थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फूले, और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है गुलामगिरी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। सर्जेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत और मित्र मेला के संस्थापक कौन है? वी डी सावरकर, यानी कि आपके वासुदेव दामोदर सावरकर। गीता राय से पुस्तक किसकी है? तो तिलक की। केसरी और मराठा पुस्तकें भी किसकी हैं? तो बाल गंगाधर तिलक की। याद रखेंगे कि जो केसरी पत्रिका है यह मराठा भाषा में लिखी गई थी और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सभी पत्रिकाएं और पुस्तकें किसकी थी? तो महात्मा गांधी की थी। सोम प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एकमात्र आपकी एनी बेसेंट के द्वारा आपके सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला ये बन गई थी। और अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाएंगी तो आपका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के जो लेखक हैं वह है राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया, जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बना। और इसके ही आधार पर आपके संविधान की समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले समिति बनाई गई प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला देखेंगे नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मिश्र। भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से 40 और 98 किलोमीटर। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, मात्र 106 किलोमीटर। पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। और उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र आपके देश से लगती है और वह है नेपाल। अब हम लास्ट में देख लेंगे कुछ गर्म और ठंडी धाराओं को ट्रिक से। उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम देखेंगे ठंडी जल धाराएँ कौन कौन सी हैं। तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है? फेंक को हम लिखेंगे इंग्लिश में FAK। तो हाथ से हो जाएगा हम्बोल्टन की धारा, बो से हो जाएगा लेब्राडोर की धारा, और ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से हो जाएगा बेगोला की धारा, और क्यों से हो जाएगा क्यूराइल की धारा, केला से हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा, F से हो जाएगा फॉकलैंड की धारा, A से हो जाएगा ओखोस्टक की धारा, और K से हो जाएगा कनेरी की धारा। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ समझ में आ रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे गर्म या ठंडी धारा में से एक प्रश्न पूछ लिया जाए। और इसके बाद अगर आप ठंडी धाराओं को इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, बेगुएला की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा और ओखोस्टक की धारा, कनेरी की धारा, तो आप इनसे बाहर जो भी धाराएं दी जाएंगी उन्हें गर्म जल धारा के रूप में ही याद रखेंगे। आप एक बार देख भी लें, जैसे अगुलहास की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, एल्निनो की धारा, अल्कासा, सीमा, फ्लोरिडा, ब्राजील, यूरेशिया और मोजाम्बिक की धारा, इन सभी को गर्म जल धाराओं के नाम से जाना जाता है। तो आपको ठंडी वाली याद रखनी है अपनी ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद जो आएंगी वो सभी गर्म है। तो आप एक को याद रखेंगे और दूसरी अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। तो ये अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही गुंजाइश करके एक वीडियो लाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी तैयारी को बेहतर एक रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और ऐसा लगा है कि हाँ, यहाँ पर बहुत ही कम समय में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करवाया गया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पढ़ाई की पोथी को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और बिल्कुल भी बिना घबराए जितना पढ़ाया है, जितने वीडियो मैंने दिए हैं, अगर आपने उनको अच्छे से देखा है या आपने कहीं अन्य जगह से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी की है, आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास कीजिए। जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही इनफ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह का भाव रख करके परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठिए और आप जरूर सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है।
और मैं आपके उज्जवल भविष्य की और आपके सबसे अधिक अंकों की कामना भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल सका है। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।